नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, नेट जेआरएफ की क्लास चल रही है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो गया है। 2-3 वीडियो में पूरा क्लास है। आप जा करके उसको आसानी से देख लेना और जब आप पूरी क्लास देख लोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्लास कितनी अच्छी है। दोस्तों, मैंने जब पूरा क्लास पढ़ा लिया तो मैंने उससे संबंधित कुछ प्रश्न बनाए हैं। निचोड़ प्रश्न मैंने लिखा हुआ है। निचोड़ प्रश्न का मतलब ये कि यदि आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे और वो पूरा क्लास देख लेंगे तो निश्चय ही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन में गलत नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसलिए ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जाके वीडियो देख लो और उसके साथ में टेस्ट सीरीज करते रहो। जो भी मैं क्वेश्चन बनाऊं, जो भी टेस्ट सीरीज बनाऊं, उसको आप लोग करते रहो। सारा मामला क्लियर रहेगा। एग्जामिनेशन में आपको बहुत मजा आएगा। कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण प्रक्रिया में कौन-कौन से तत्व आवश्यक हैं? मतलब क्या है कि यदि आप किसी क्लास को पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे पहले आप एक प्लान बनाते हो। एक प्लान तैयार करते हो पढ़ाने के लिए, एक प्लान बनाते हो, टीचिंग प्लान जो भी आप कह लीजिए। उस प्लान का आप एक उद्देश्य लिखते हो कि इसका उद्देश्य क्या है। दैट मीन्स इस क्लास का आउटकम हमें क्या लेना है, हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। तो इस शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षण विधियां एवं पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। देखिए, अब किसी भी कक्षा में शिक्षक शिक्षक और शिक्षार्थी तो निश्चय ही होगा। ये दोनों तो होंगे ही होंगे। तो ये दोनों जिसमें हो तो ये इस ए में है और डी में है। तो हम जो है बी और सी को काट देते हैं। अब देखिए क्या है कि ये और डी में हमको ज्यादा उपयुक्त लगता है ऑप्शन ए। तो इसलिए हम ऑप्शन ए पर जाते हैं। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। और सही भी है, ऑप्शन ए आपका सही है। शिक्षण में शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण विधियां ये आवश्यक घटक हैं। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होता है भाई? तो शिक्षार्थी को ज्ञान देना, यानी कि शिक्षार्थी के ज्ञान का विस्तार करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, उपयुक्त सही। तो इसमें क्या होगा कि उपयुक्त सभी ही सही होगा। ये सब देना आवश्यक होता है। आपका ऑप्शन डी सही है। शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान देना, व्यक्तित्व का विकास करना और सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। शिक्षण में कौन सा मुख्य आधार है? यानी कि जो हम लोग शिक्षण करने जा रहे हैं उसका मुख्य आधार क्या होता है? किस आधार पर हम लोग शिक्षण करने जा रहे हैं? कोई क्लास पढ़ाना है तो किस आधार पर हम लोग पढ़ाएंगे, उसका जो है आधार क्या है, बेस क्या है? तो इसका मतलब ऑप्शन में देखिए, शिक्षार्थी की रुचि, बिल्कुल हम इसको देखकर पढ़ाते हैं। शिक्षक का अनुभव, शिक्षण सामग्री और शिक्षण उद्देश्य, बिल्कुल ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। हम अपने शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रखते हैं, आधार ही रखते हैं कि जो है हमें क्या पढ़ाना है। आगे चलिए, ऑप्शन डी सही है। शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट होने से प्रक्रिया प्रभावी होती है। प्रश्न नंबर 4। शिक्षण की योजना बनाते समय किस बात पर ध्यान देना आवश्यक है? शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, बिल्कुल हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। शिक्षण सामग्री, ये भी आवश्यक है। शिक्षण विधियां, ये भी है। उपयुक्त सभी, इसमें भी उपयुक्त सही सही होगा। आप लोग जब अपना नोट्स तैयार करिए तो इन प्रश्नों के नीचे जो हम व्याख्या देते हैं उनको जरूर लिख लीजिए। कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलेगी। ठीक। चलिए, योजना बनाते समय सभी पहलुओं का समन्वय आवश्यक है। ठीक है भैया। प्रश्न नंबर 5 देखिए। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना, बिल्कुल शिक्षण का उद्देश्य होता है ज्ञान प्रदान करना। व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये भी सही है, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। मानसिक क्षमता का विकास करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी यहां भी सही होगा। देखिए, मैंने ऑप्शन ऐसा रखा है जो आप उसको अपने नोट्स में नोट कर सके। तो सही उत्तर क्या है? डी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले किस गुण का विकास करता है? आप एक अच्छे टीचर बनने जा रहे हैं
तो अपने बच्चे के अंदर, अपने जो स्टूडेंट होगा उसके अंदर सबसे पहला कौन सा गुण आप चाहेंगे कि इसके अंदर हो जाए? अनुशासन हो जाए, हम चाहेंगे आत्मविश्वास हो जाए, श्रवण शक्ति हो जाए और परीक्षा में ज्यादा अंक मिले। तो इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। आत्मविश्वास, सबसे पहले हम बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर क्या पैदा करेंगे? आत्मविश्वास पैदा करेंगे। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो बच्चा सब कुछ कर ले जाएगा। तो इसका विकल्प देखें, एकदम विकल्प भी सही है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। शिक्षक को कक्षा में शिक्षार्थियों की भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए? सभी पर समान दबाव डालने के लिए? नो। व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षा करने के लिए इसको रोकते हैं। ताकि वह परीक्षा में नकल ना करें, ये गलत है। ताकि शिक्षण जल्दी समाप्त हो, ये भी गलत है। बी ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हर शिक्षार्थी के सीखने की शैली अलग होती है, इसलिए विधि व्यक्तिगत होना चाहिए। मतलब हम ये देखेंगे कि कौन सा विद्यार्थी किस तरीके से सीखने में आसानी महसूस करता है, तो हम लोग उसको उसी तरीका से सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? बहुत लॉजिकल प्रश्न हमने बनाया। पढ़िए, केवल पाठ पढ़ाना नहीं, केवल जहां हो उसको पहले ही काट दीजिए करिए। ऑप्शन बी क्या है? शिक्षार्थियों में नैतिक मूल्य विकसित करना, समय पर कक्षा समाप्त करना, ये भी नहीं है। अनुशासन लागू करना, ये ऑप्शन बी सही है इसका। मैं तो बी पर जाऊंगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। नैतिक शिक्षा का समावेश दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। बहुत अच्छा। वही बात है कि एक बार एक गुरुजी कह रहे थे कि हम लोग जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया हम लोगों ने, वो विद्यार्थी जब अब मिलते हैं तो वो नमस्ते करने से भी कतराते हैं। पहले के स्टूडेंट ऐसे होते थे कि गुरुजी कहीं भी मिल जाए तो उनको बहुत आदर सत्कार से उनको प्रणाम करना, उनको सम्मान देना। लेकिन अब के बच्चे क्या है कि आप उन्हें पढ़ाते हैं, जैसे ही वो आपके स्कूल से जो है बाहर गए, उनका कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर बाद में आप कहीं मिलोगे तो आपको आंख से आंख मिलाने में भी कतराते हैं। इसका मतलब हमने ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वैल्यू नहीं दिया, उनके अंदर मूल्य विकसित नहीं किया। तो ये चीजें बहुत आवश्यक है। चलिए, उत्तर नंबर 8 हो गया। प्रश्न नंबर 9 क्या है भैया? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संवाद का उद्देश्य क्या होता है? भाई देखिए, अगर शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में बातचीत करते हैं, चाहे वो औपचारिक तरीके से चाहे वो अनौपचारिक तरीके से, तो दोनों का उद्देश्य जो होगा वो होगा शिक्षक का कि जो है शिक्षार्थी को सिखाना, कोई नया ज्ञान देना, कोई कौशल विकसित करना। अब इस ऑप्शन में देखते हैं, शिक्षार्थियों को डांटना, शिक्षण को प्रभावी बनाना, कक्षा में शोर मचाना, कक्षा में शोर को रोकना, पाठ्यक्रम कम करना। तो उद्देश्य का मतलब शिक्षण को प्रभावी बनाना, ऑप्शन बी सही है। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी सही है। संवाद से सहभागिता बढ़ती है और सीखना सहज होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को पढ़िए, क्या है? कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प देखिए। कठोर नियम लागू करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों की रुचि के अनुसार गतिविधि करना, यह सही हो सकता है। केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को स्वयं ही सीखने देना, नहीं। हम उनका मार्गदर्शन करेंगे, गतिविधियों को अपनाएंगे, शिक्षण विधियों को अपनाएंगे। तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन बी है। रुचि आधारित गतिविधियां सीखने को प्रेरित करती हैं, एकदम सही ऑप्शन है, एकदम सही उत्तर है। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। शिक्षक में कौन सा गुण छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए में सहायक होता है? तो कठोरता नहीं, कठोर शिक्षक तो होना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। कक्षा से बाहर निकालना, ये भी गलत है। परीक्षा का डर दिखाना, गलत है। तो धैर्य और सहानुभूति एकदम सही है, ऑप्शन बी सही है। सहानुभूति से अनुशासन स्वाभाविक रूप से बनता है। प्रश्न नंबर 12, एक शिक्षक का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? डराकर शिक्षण करना, गलत है। केवल गृह कार्य देना, गलत है। परीक्षा केंद्रित शिक्षण, ये भी गलत है। प्रेरणा देकर शिक्षण, देखिए जब कोई कंपटीशन लेवल तैयारी करता है तो उसका उद्देश्य तो परीक्षा केंद्रित ही होता है। लेकिन भले ही परीक्षा केंद्रित हो, लेकिन वहां पर भी यदि आप मोटिवेट कर ले जा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो उस परीक्षा को जो है
बहुत अच्छी तरीका से स्टूडेंट अचीव कर लेता है। इसलिए परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, प्रेरणा देकर शिक्षण ही सही होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही लिख रहा है भैया। ऑप्शन ए क्या है, डराकर? ये गलत ऑप्शन, ऑप्शन बी होना चाहिए, यह गलत लिख गया है। नहीं, ये गलत है, ये व्याख्या भी गलत लिखा हुआ इसमें, ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है ना, देख लीजिए, सही कर लीजिए, गलत लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 13, शिक्षक को शिक्षार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? उनकी समस्याओं को सुनना और सहायता करना, उन्हें ज्यादा होमवर्क देना, अनुशासन का भय दिखाना, कक्षा में कम समय देना। तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ए एकदम सही है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने से छात्र अधिक आत्मविश्वासी और केंद्रित होते हैं, बिल्कुल एकदम सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 14 को पढ़िए। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को किस चीज की आवश्यकता होती है? विषय का गहरा ज्ञान, बिल्कुल। अगर जो शिक्षक को विषय का ज्ञान नहीं होगा तो क्या पढ़ाएगा? शिक्षण विधियों की समझ बिल्कुल होना चाहिए, संवाद कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसमें सही है, डी ऑप्शन सही है। प्रभावी शिक्षण में सभी पहलुओं का संतुलन जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक का पेशेवर विकास किसे सुनिश्चित करता है? नई शिक्षण तकनीकियों का उपयोग, बेहतर कक्षा प्रबंधन, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण। उपयुक्त सभी, ये भी उपयुक्त सभी ही सही है, बहुत सही। पर बेहतर कक्षा प्रबंधन ये तो सही है, नई शिक्षण तकनीकों का प्रयोग ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही है, इसमें उपयुक्त सभी सही है। हालांकि ये दे रहे हैं कि पेशेवर विकास से शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करने में मदद मिलती है। चलिए देख लीजिएगा, हालांकि मुझे उपयुक्त सभी ही सही लगा। ठीक, तो ये रहे 15 प्रश्न और महत्वपूर्ण है। 5 प्रश्न और बचे हैं, देख लीजिए उनको भी। प्रश्न नंबर 16, आगमन विधि का मुख्य आधार क्या है? सामान्य सिद्धांत से विशेष उदाहरण निकालना ना, ये गलत है। उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना, ये सही होता है। आगमन विधि में पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, फिर जो है टॉपिक पर आते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, ये सही है, एकदम ऑप्शन बी सही है। अनुभव से सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना ही जो है आगमन विधि का आधार है। प्रश्न नंबर 17, निगमन विधि में किस क्रम का पालन किया जाता है? विशेष से सामान्य नहीं, आगमन का उल्टा एकदम, निगमन होता है तो सामान्य से विशेष होगा, सामान्य सिद्धांत बताया जाता है फिर विशेष उदाहरण दिए जाते हैं, एकदम सही है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 18, किस स्थिति में आगमन विधि का उपयोग अधिक उपयुक्त होता है? जब शिक्षार्थी पहले से नियम जानता हो, जब शिक्षार्थी अनुभव और अवलोकन से सीख रहा हो, ये सही है। अनुभव से ही स्टार्ट करेंगे काम, उदाहरण से ही स्टार्ट करेंगे काम, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन बी सही है। इसमें ऑप्शन सी दे रहा है क्या? ये गलत है, ये कहीं कहीं ऑप्शन उसमें जो व्याख्या में एडिटिंग गलत होगा, तो हम यहाँ सही बता दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, निगमन विधि का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा? छात्रों को रटना सिखाने के लिए, गलत है। पहले सिद्धांत समझाकर अभ्यास कराना, केवल, गलत है। शिक्षकों की सुविधा के लिए, गलत है। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। सिद्धांत को पहले समझाकर अभ्यास कराना ये निगमन विधि का मुख्य उद्देश्य है। और ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 20, किस आधार पर शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए? समय की उपलब्धता, बिल्कुल गलत। शिक्षण की मानसिक अवस्था और आवश्यकता के अनुसार से ही चयन करना चाहिए, एकदम सही आंसर है। और ये आंसर आपका बी सही है। मानसिक अवस्था और आवश्यकता के अनुसार विधि चुनना प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। भैया ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको पसंद आए हो तो दोस्तों के पास शेयर करिए, और हाँ, मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भैया शेयर कीजिए। अगर कोई चीज बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए सर आपने अच्छा पढ़ाया, गलत पढ़ाया, पाठ्यक्रम पूरा कीजिए, जो भी आपको दिक्कत हो लिखिए जरूर, ठीक है ना। इसी के साथ जो है क्लास समाप्त होती है। जल्द ही आपको एक नए टॉपिक शोध आवृत्ति यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।